गुड मॉर्निंग क्लासेस स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे मुनरो पॉलिसी के बारे में बात की थी, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात की थी, महलवाड़ी सिस्टम की बात की थी। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है स्टूडेंट्स की जो जो वर्ड्स होते हैं इस तरह के, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक, आप ध्यान रखें कि ये वर्ड्स तो आपको लर्न भी करने हैं और लिखने भी हैं, ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, चाहे ये हों, चाहे इसमें छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं और रैयत वार्ड इस तरह के हैं, कल्टीवेटेड रैयत हैं और महलवाड़ी सिस्टम, ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, ठीक, ये आपको रखनी है। और इसे कौन लाया, ये सब चीज़ें छोटी छोटी, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं। सिंपल सी बात तो ये है, कब इफेक्ट में आया, किस एरिया में था, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ जब भी कोई छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, कलमकारी प्रिंट है, मॉरिस कॉटन प्रिंट है, वो इंग्लैंड में होता था, कलमकारी इंडिया में होता था, ये छोटे छोटे वर्ड्स जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये जितने भी वर्ड्स हैं प्लांटेशन, इनको आपको रखना है, अच्छे से तैयार रखना है, लर्न भी करने हैं। चाहे जितने भी वर्ड्स आएँ आपको वो सारे के सारे, हिस्ट्री में हो चाहे ज्योग्राफी में हो चाहे सिविक्स में हो, ये हमेशा सारा। और सिविक्स में लास्ट चैप्टर के लास्ट में जो वहाँ पे वर्ड्स और ग्लॉसरी दिया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिविक्स में जो ग्लॉसरी होता है चैप्टर के लास्ट में, वहाँ इस तरह के कई सारे वर्ड्स दिए होते हैं, वो आपको करने ही करने हैं। आप ये कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है कैसे भी करके। ये हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, चाहे चैप्टर के अकॉर्डिंग, चाहे टेस्ट के अकॉर्डिंग, चाहे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि डिमांड क्यों था, वाई द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो, तो हम बात कर रहे थे। फिर आपने एक वुड प्लांट की बात की थी जो यूरोप में पाया जाता है, बट आपने देखा था कि वो इंडियन का मतलब जो है मुकाबला नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे आपने जाना था कि फिर इंडिगो प्लांटेशन नॉर्थ अमेरिका में बहुत जगह पॉपुलर हो गया। फ्रेंच ने और पोर्टुगीज़ ने, इंग्लिश ने, स्पेनिश ने, सब लोगों ने इस तरह से नील की खेती करना शुरू कर दिया एज अ डिमांड के अकॉर्डिंग। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो ग्यू फर्दर। फिर इंडियन जो नील थी उसकी डिमांड और भी बढ़ने लगी। ब्रिटेन ने उसको इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू किया और अपने कॉटन को प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू किया उसी टाइम पे, क्रिएटिंग अ न्यू इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाई। और उसने एक नई तरह की डिमांड को क्लोथ को रंगने के लिए शुरू कर दी, क्योंकि कॉटन भी खुद बना रहा था और अब इंडस्ट्री के तौर पे भी काम करने लगा था नील की खेती के लिए। While the demand for indigo increased, its existing supply from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. अब हुआ क्या कि इंडिगो की डिमांड बढ़ी, बट जो सप्लाई हो रही थी वेस्ट इंडीज़ से, अमेरिका से, वो घट गई। ठीक, बिटवीन 1783 एंड 1789, 6 साल के पीरियड में द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल्ड बाय हाफ। सिर्फ 6 साल में पूरी दुनिया में आधा प्रोडक्शन गिर गया नील का। क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक फॉर अ न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब जो क्लोथ डायर थे ब्रिटेन में, क्योंकि उनका जो इंडस्ट्री है वो कहीं पीछे ना हो जाए, अब वो नया सोर्स ढूंढ रहे थे। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोड्यूस्ड, प्रोक्यूर्ड, सॉरी। तो अब वो नया इंडिगो कहाँ से इस तरह से व्यवस्था करेंगे, उसकी बात सुनिए। ब्रिटेन रिटर्न्स टू इंडिया, इंडिया वापस आ गए। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, यूरोप में इंडिगो की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। जो कंपनी थी यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, धीरे धीरे बहुत सारे लार्ज पार्ट पे दीवानी तो हासिल कर ही चुकी थी, तो अब वो कई तरीके के जो इंडिगो कल्टिवेशन है उसको बढ़ावा दे रही थी। ठीक है, जिससे कि जो इंडस्ट्री में डिमांड है डाई के लिए, नील की, वो कंप्लीट हो सके। From the last decade of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. धीरे धीरे लास्ट 18th सेंचुरी में इंडिगो कल्टीवेशन बढ़ने लगा, बंगाल में भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। जो बंगाल की नील है वो फिर डोमिनेट करने लगी मार्केट को, सबसे अच्छी होती थी। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्ट इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। अगर 100 किलो जा रही है तो 30 किलो के लिए इंडिया से जा रही थी, ब्रिटेन से, ब्रिटेन के लिए। बाई 1810 द प्रपोजन हैड ग्रोन अप टू 95%, और धीरे धीरे 100 किलो में से 95 किलो लगभग लगभग सिर्फ इंडिया से ही जाने लगी। ये प्रपोजन इस तरह से बढ़ता चला गया।
As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo plantation. अब हुआ क्या, जैसे जैसे लोगों ने जाना कि अरे इंडिगो का ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो जो कॉमर्शियल एजेंट्स होते हैं जो व्यापारिक मुनाफा कमाने के लिए सिर्फ काम करते हैं, और जो ऑफिशियल्स होते हैं कंपनी के, उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया इंडिगो प्रोडक्शन में. ओवर द मैनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस. कम इतना फ़ायदा था उस टाइम उस बिज़नेस में कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के इस बिज़नेस में आ गए. Attracted by the prospect of high profile, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. अब इतना हाई प्रोफाइल मतलब उनके प्रति आकर्षित हुए तो बहुत सारे स्कॉटलैंड के लोग और इंग्लिश के लोग यहाँ पे भी आ गए, प्लांटर बन गए. प्लांटर मतलब वो खेती करवाएंगे, फ़ायदा कमाएंगे और पैसा छापेंगे. Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at the time. उस टाइम बैंक्स भी आना शुरू हो ही गई थी इंडिया में, बैंक सिस्टम. तो जिनके पास पैसा नहीं है तो वो लोन ले लेते थे बैंक से. तो इस तरह से आप देखेंगे कितना इंडिगो के लिए वहाँ पे क्रेजीनेस दिख रहा था बिजनेस के लिए, कितना फ़ायदेमंद रहा होगा. अब है कि हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, क्वेश्चन भी है हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड. देयर वर टू मेन, ये इसका आंसर है बेटा, ठीक. ये आपका क्वेश्चन है हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड और ये उसका आंसर है. ये आपको लिखना है नोटबुक में. कई बार हम चीज़ अगर नहीं भेज पाएँ ग्रुप में तो आप ये क्लास देख के अपने वर्क को किया करें. दो मेन रीज़न थे इंडिगो सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेशन के. एक था निज और एक दूसरा था रैयत. विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल. निज कल्टीवेशन में क्या होता था, जो प्लांटर होता था तो वो प्रोड्यूस करता है इंडिगो बहुत बड़ी ज़मीन पे जिसको डायरेक्टली कंट्रोल करता है, ठीक. एक तो वो हो गए. He either bought the land or rented it from other जमींदार and produced indigo by directly company employing hired laborer. वो क्या करता था, वो ज़मीन किराए पे लेता था ज़मींदारों से और उस पे इंडिगो उगाता था डायरेक्टली अपने हायर्ड लेबर के जरिए, जो किराए पे मजदूर लाता था उसको. तो ये निज कल्टीवेशन और रैयती. और रैयती तो आप जानते हैं जो कल्टीवेटर थे पीछे, रैयत का मतलब ही कल्टीवेटर होता है जिसकी ज़मीन है उस पर उगवाओ, और निज मतलब खुद की ज़मीन किराए पे लिए खुद मजदूर लगा के उस पर काम करवा रहे हैं. निज कल्टीवेशन के साथ प्रॉब्लम भी थी. क्या थी, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन. जो प्लांटर थे वो अपना एरिया मतलब और भी ज़मीन बढ़ा नहीं पा रहे थे क्योंकि किराए पे तो उनको उतनी फिक्स ज़मीन मिलती थी. तो हुआ क्या, इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड. प्रॉब्लम ये थी कि जो अच्छी ज़मीन है उस पर उगा सकते हैं. एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और वहाँ जनसंख्या बहुत सारी रहती थी. तो ज़मीन कहाँ से आए, ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड. छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते थे, सिर्फ उन्हीं को एक्वायर्ड करके आप उस पर खेती कर सकते थे. प्लांटर को ज़रूरत हुई कि लार्ज एरिया हो, ब्लॉक्स हों कल्टिवेटेड इंडिगो प्लांटेशन के लिए. वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम. अब ये इनकी ज़मीन मिली कहाँ से. उन्होंने क्या किया, लीज़ पे लेना शुरू कर दिया ज़मीन को, फैक्ट्री के आसपास पीजेंट से लेना शुरू कर दिया. और लेकिन इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बहुत बढ़ जाती थी कि आप कहीं भी इस तरह ज़मीन ले लो. नॉर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज, और कई बार लेबर को भी इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि काम तो लेबर ही करेगी, वो चीज़ ईजी नहीं होती थी. ए लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए वास्ट नंबर ऑफ हैंड टू ऑपरेट. अब बहुत बड़े पैमाने पे प्लांटेशन करना है इंडिगो का, तो बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए ऑपरेट करने के लिए. एंड लेबर वॉज नीडेड प्रेसिसली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन. और लेबर को जो टाइम था वो भी बहुत प्यारा था, लेकिन ये टाइम बेहिसाब काम करवाते थे जो प्लांटर थे. व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन. और बात ये थी कि नंबर लेबर का इसलिए कम हो जाता था, लोग ज़्यादा लेबर इसलिए नहीं मिल पाती थी कि जब राइस का टाइम आता था कल्टीवेशन का तो किसान अपनी खेती में ही बिजी रहेगा, तो मज़दूर कहाँ से मिलेंगे. तो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट. स्लेव एक वर्ड है, बहुत ये वर्ड्स कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है. स्लेव मतलब एक पर्सन जिसको ख़रीद लिया है किसी ने, मालिक ने, और उसको कोई आज़ादी नहीं है, उसको सिर्फ वर्क करना है अपने मालिक के लिए. बीघा, आपके यहाँ भी बीघा होता है, बड़ी सिंपल सा वर्ड है.
एक यूनिट होती है मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड को मापने के लिए। बिफोर ब्रिटिश रूल द साइज ऑफ द एरिया वराइड इन बंगाल, द ब्रिटिश स्टैंडलाइज इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब था, तो ब्रिटिश टाइम पे बंगाल में इसको 1 एकड़ का 1/3 कर दिया गया, उसको बीघा बोलते थे। निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी फ्लोज एंड ब्लॉक्स, मतलब हल वगैरह और ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरत होती थी, ब्लॉक्स गाड़ियाँ वगैरह। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लो, मतलब 2 बार जोतना होता था उसको। दिस मीन दैट अ प्लांटर विद 100 बीघा वुड नीड 2000 फ्लो। फ्लो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वर्ड, खुदाई के लिए या फिर जुताई के लिए? इन्वेस्टिंग और परचेजिंग मेंटेनेंस ऑफ फ्लो वाज अ बिग प्रॉब्लम। अब बात ये कि जुताई खुदाई सब करवाना है, तो उसका मेंटेनेंस और परचेजिंग ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। नॉर कुड सप्लाई बी easily got from the peasants since their flow and block were busy on their rice field again exactly the same time the indigo planters needed them। प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि जिस टाइम चावल की खेती की कटाई हो रही है, फसलों को इधर उधर लाद के ले जाया जा रहा है, तो ब्लॉक्स जो गाड़ियाँ हैं वो तो बिज़ी रहती हैं, एग्जैक्टली सेम टाइम इंडिगो प्लांटर्स को ज़रूरत होती थी। और इस तरह से वहाँ पे टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए थे, क्योंकि कमी हो जाती थी। Till the late 19th century, planters was therefore reluctant to expand the area under niche cultivation। 19th century तक आते आते प्लांटर्स ने क्या किया, अपने एरिया को निच कल्टीवेशन में बढ़ाना शुरू कर दिया। लेस देन 20% ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। जहाँ जहाँ 25% से कम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है इंडिगो, वो उनके अंडर में आ गई। द रेस्ट वर अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ द कल्टीवेशन, द रईस सिस्टम। और जो बाकी की ज़मीन बचती थी 75%, 75%, वो आती थी रईस सिस्टम के अकॉर्डिंग। जहाँ मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा है जैसे इस पे, तो 25% पे प्लांटर अपना इंडिगो कर रहा है, और बाकी के पे जो कल्टीवेटर है बेचारा किसान है वो अपना उगा रहा है। यानी कि ये जो हिस्सा जा रहा है, इसके लिए किसान से अब इसका कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होना हो चुका था। तो ये दो तरीके से वहाँ पे खेती होने लगी थी इस तरह से अंग्रेज़ों के टाइम पे। इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रैयत। Under the Rayat system, the planters forced the Rayat to assign a contract, an agreement सत्ता। होता क्या था, एक जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे। एट टाइम दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ रैयत। उस टाइम तो प्रेशर बना लेते थे विलेज के हेडमैन को कि जाओ एक काम करो, जिसकी ज़मीन है उसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करवा लो। Those who signed the contract got cash advance from the planters at low rates of interest to produce indigo। होता क्या था, जैसे विलेज का कोई मुखिया है, प्लांटर आया, उसने से कुछ एडवांस पैसे दिए। अब हेडमैन जाएगा किसान के पास, गरीब किसान के पास, उसको प्रेशराइज करेगा और उसको लो रेट पे इंटरेस्ट को देने की कोशिश करेगा। लो रेट पे एडवांस मिल जाता था ताकि अब इस पे वो उगाई जा सके नील। बट द लोन कमिटेड द रैयत टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन द एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया हिज होल्डिंग। और शर्त ये होती थी कि रैयत जो है 25% एरिया पे इंडिगो करेंगे, ठीक, जिस पे उन्होंने होल्ड किया है। द प्लांटर प्रोवाइड द सीड एंड द ड्रिल। अब प्लांटर था, उसने बीज वगैरह ये सारी चीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर दी किसानों को। वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर द सॉइल, सोड सीड एंड लुक आफ्टर द क्रॉप। लेकिन कल्टीवेटर था, किसान था, उसको पूरी मेहनत करनी होती थी, ज़मीन का पूरा काम करना होता था, बीज बोना होता था, पूरी फसल को देखना होता था। तो बहुत महंगा काम भी था, बहुत मेहनती वाला काम भी था। ये देखिए इस तरह से यहाँ दिखाया गया, फिगर्स बनाई हुई हैं कई सारी। अब उसको फैक्ट्री पे ले जा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से फैक्ट्री लगा दी है, और ये रंगने के लिए चीज़ें रखी हैं, ब्लॉक्स हैं, ये बड़े बड़े आपको टैंक दिखाई दे रहे हैं। और ये फील्ड में इस तरह से वहाँ पे इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया था। ये देखिए अलग अलग दिया है, वुमेंस का अलग, ये वाट बीरर अलग, और ये सारे अलग, इंडिगो रेडी फॉर सेल, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। वाट इज़ फर्मेंटाइजिंग और स्टोरेज वेसल। ओके, when the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to रैयत। जैसे एक फसल कट गई है आपकी, आपने वो कटा के उसको दे दिया, तो दूसरा लोन दे देते रैयत को। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, और इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहती थी। पीजेंट हु वर इनिशियली टेम्प्ड बाय द लोन सून रियलाइज्ड हाउ हार्श द सिस्टम वाज। शुरू में तो उन्हें लगा चीज़ ठीक ठाक है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा ये सिस्टम कितना ख़राब है उनके लिए।
The price they got to for the indigo they produced was very low and the cycle of loans never ended. जो उन्हें प्रोड्यूस करते थे वो उनको जो प्राइस मिलता था वो बहुत कम मिलता था उगाने का, और जो लोन था वो कभी एंड नहीं होता था। लोन मतलब फंसा दो इसको इसमें, लो रे इंटरेस्ट रेट पे 20,000 रुपये दे दिए, 40,000 दे दिए, 10,000 रह गए, ठीक है और लोन ले लो, फिर चुका देना, अगली फसल में चुका देना। तो ऐसे पूरा एक साइकिल बन गया लोन का। देयर वर अदर प्रॉब्लम टू, और भी दिक्कतें थी। प्लांटर यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन द विच पीजेंट प्रेफर टू कल्टिवेट राइस इंडिगो मोर। बात ये थी कि प्लांटर चाह रहा था कि सबसे अच्छी ज़मीन है उस पर वो की जाए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि उस पर चावल उगाते थे। इंडिगो मोर एवर हैड डीप रूट्स एंड ऑक्सटेड द सॉइल रैपिडली। और नील के जो पौधे होते थे बहुत गहरी जड़ तक जाते थे और मिट्टी को जो है पूरी तरह से ख़त्म करते थे। आफ्टर इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। और एक बार नील की खेती उस ज़मीन पे हो जाए तो उस पर चावल उगता नहीं था, तो चावल उगेगा नहीं तो बार बार नील उगाते रहो। तो प्लांटर्स इस तरह से फंसा लेते थे उन चीज़ों को। फिर आया द ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर। नील विद्रोह हो गया। नील विद्रोह मतलब नील के नाम पे जो इतना सब अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ विद्रोह किया लोगों ने। और उसके बाद क्या हुआ देखिए। मार्च 1859 में थाउजेंड्स ऑफ रैयत बंगाल में थे, उन्होंने मना कर दिया कि वो नील नहीं उगाएंगे। एज द रेबिलियन स्प्रेड, जैसे जैसे रेबिलियन बढ़ा, रैयत रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज। जो रैयत लोग थे उन्होंने प्लांटर्स को रिफ्यूज़ कर दिया कि वो किराया नहीं भरेंगे, और जो इंडिगो फैक्ट्रीज उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। आर्म्ड विद सोर्ड्स एंड स्पीयर्स, बो एंड एरो, जितने भी ये आपके तीर कमान भाला और तलवारें होती हैं इनसे शुरू कर दिया। वुमेन टर्न अप टू फाइट विद पॉट्स पान्स एंड किचन इम्प्लीमेंट। और जो औरतें थीं वो पॉट पैन और किचन के जो आइटम्स हैं उनसे फाइट कर रही थी। दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बाइकॉटेड। जो लोग प्लांटर्स के लिए काम करते थे उनको बहिष्कार कर दिया गया, यानी कि उनकी बात अब नहीं मानी जाएगी, उनको निकाल दो गाँव से। एंड द गोमस्त एजेंट ऑफ प्लांटर, गोमस्त बोलते थे जो एजेंट होते प्लांटर्स को, हु केम टू कलेक्ट रेंट आफ्टर बीटन अप, जो कि आते थे कलेक्ट करने के लिए किराया, उनको बहुत पीटा गया। रैयत सोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो इंडिगो नॉर बी बुलाइड बाय द प्लांटर्स लथियल्स, द लथी विल्डिंग स्ट्रॉन्गमैन मेंटेड बाय द प्लांटर्स। अब जो लठियल थे वो लाठी मतलब लाठी लिए हट्टे खट्टे तगड़े बॉडीगार्ड टाइप लोग होते थे जो प्लांटर्स अपने आसपास रखते थे। उन्होंने कहा कि हम उनसे भी कोई एडवांस नहीं लेंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे और हम उनसे सहेंगे। बुलीड का मतलब होता है कब्जा करना, जो है उनके हाथ भी नहीं आएंगे, मतलब टोटली विद्रोह कर दिया उन्होंने। Why did the Indigo peasant decide that they would no longer remain silent? ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने निश्चय किया कि अब वो चुप नहीं रहेंगे? What gave the same them the power to rebel? उन्हें ऐसी क्या ताकत मिली जिससे उन्होंने विद्रोह कर दिया? Clearly the Indigo system was intensely oppressive. बहुत दमनकारी था, बहुत गलत था। But those who are oppressed do not always rise up in rebellion. They do so only at times. But उस टाइम तो किसी ने नहीं किया, बट जब अक्सर कर इस तरह के विद्रोह हो जाते लोग उनके साथ हो जाते थे। In 1859, the Indigo riots felt that they had the support of the local जमींदार and village headmen in the rebellion against the planters. और बाद में इंडिगो जो रैयत लोग उन्हें लगा कि जो सपोर्ट है लोकल जमींदार का और विलेज के हेडमैन का, वो जो है उनके रेबेलियन के अगेंस्ट जा रहा है प्लांटर के, क्योंकि वो प्लांटर का साथ दे रहे हैं। In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contract mobilized the indigo peasant and fought pitched battle with the Lathiels. अब जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट करके साइन कराए थे तो मोबिलाइज़ किया, लोगों को इकट्ठा किया, और जो लठियल लोग थे बॉडीगार्ड टाइप उनसे फाइट भी हुई। अदर प्लेसेस पे ज़मींदारों को जो है विनती की कि रैयत को जो है प्लांटर्स को हटा दें। उन ज़मींदारों वो भी बहुत नाखुश थे जो उनकी प्लांटर से, एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय प्लांटर टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज, क्योंकि जो ज़मींदार होता था गांव का वो भी लॉन्ग लीज पे कैसे अपनी ज़मीन दे सकता था, क्योंकि ज़मींदार को भी उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नीचे किसान खुश नहीं तो ज़मींदार कैसे खुश होगा। The Indigo peasants also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters. इंडिगो पीजेंट्स थे, उन्होंने इमेजिन मतलब ये भी अंदाज़ा लगा लिया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है सपोर्ट नहीं करेगी उन्हें
क्योंकि जो प्लांटर्स हैं वो ज़्यादातर विदेशी हैं। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिविलियन। 1857 में जब पहला स्ट्रगल हो गया था, रिवोल्ट हो गया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि दूसरा भी हो सकता है। व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ऑफ सिमरिंग रिवोल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, जहाँ जहाँ नील की खेती होती थी वहाँ पे जब इस तरह की खबरें पहुँची, द लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। तो जो वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसने उस पूरी एरिया का चक्कर लगाया। द रैयत सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। तो रैयत लोगों को लगा कि गवर्नमेंट हमारे देखभाल कर रही है, इसलिए गवर्नर को भेज रही है, उन्होंने उनकी सिंपैथी के लिए भेजा है, ऐसा उन्हें लगा। When in Barasat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that Rayet would not be compelled to accept indigo contract। बारासात में वहाँ पे मजिस्ट्रेट ने एक नोटिस इशू किया कि जो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो अब नहीं किए जाएंगे रैयत के साथ। वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर दैट इंडिगो नीड नॉट टू बी सोन। और वह शब्द इस तरह से कहे गए कि जो महारानी है उन्होंने मना किया है कि अब जो किसी तरह की नील खेती यहाँ नहीं की जाएगी। Eden was trying to placate the peasant and control an exploitive situation, but his action was read as support of the rebellion। एडन ने कोशिश की कि वो किसानों को समझा सकें, इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें, लेकिन जो उनका एक्शन था उसको इस तरह से माना गया कि वो रेबेलियंस लोगों के सपोर्ट में। As the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed to the Indigo district. They wrote of the misery of the Rayyat, the tyranny of the planters, and the horror of the Indigo system। जब इस तरह से पूरा विद्रोह फैलने लगा तो कलकत्ता से पढ़े लिखे लोग, पत्रकार, हर कोई वहाँ आने लगा उन डिस्ट्रिक्ट्स में। उन्होंने उनके साथ जो ज्यादती हुई किसानों के साथ और जो प्लांटर्स लोगों की आतंक था और जो सिस्टम था पूरा उसको देखा, उसमें जो गलत चीज़ें थी उसको देखा और उसको फिर लिखा गया। यही था इसमें, बस इतना ही सारा है। कई बार कुछ चैप्टर्स बहुत बोरिंग हो जाते हैं, जिनमें से एक ये भी है। बस इसमें सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट था स्टूडेंट्स। ये ख़त्म हो रहा है, बस लास्ट में जाते जाते आप इसे समझ लें कि जब रिवोल्ट हुआ तो इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड हो गया, ख़त्म हो गया बंगाल में, लेकिन जो प्लांटर्स थे वो अभी शिफ्ट हो गए थे बिहार में। तो उन्होंने नई तरह की सिंथेटिक डाई ढूंढ ली थी 19th सेंचुरी में, उनका बिजनेस जो है अफेक्टेड हो रहा था इसलिए। बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the flight of the indigo cultivators there। जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 वापस आए थे तो चंपारण एक जगह है बिहार में, तो एक किसान ने उनसे विनती की कि एक बार आएं और देखें कि इंडिगो कल्टीवेटर के साथ वहाँ क्या हो रहा है। महात्मा गांधी विजिट 1907 मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। और महात्मा गांधी का वहाँ विजिट करना 1917 में ये बता देता है कि जो चंपारण मूवमेंट है वो इंडिगो प्लांटर्स के लिए हो रहा है। यानी गांधी जी ने 1917 में जो चंपारण आंदोलन किया था स्टूडेंट्स, वो नील की खेती के लिए किया था। यानी नील की खेती के लिए वो फार्मर्स के सपोर्ट में थे कि नहीं करेंगे और टैक्स ज़्यादा पे नहीं करेंगे। तो वो यहीं से महात्मा गांधी की पॉलिटिकल इनिंग्स शुरू होती है। ओके, ये आज के लिए इतना ही था। वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, एक दो क्वेश्चन बता दिए, वो आपको करने हैं और टाइम से आपको सबमिट करना है। थैंक यू।